सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। एफडीआई पर सरकार की बढ़ सकती है मुश्किल, लेफ्ट लाएगा प्रस्ताव, बीजेपी का जारी रहेगा एफडीआई का विरोध। वाड्रा 2G और कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर बीजेपी का मनमोहन सरकार पर हमला, कहा इन मामलों में क्या हुई है कार्रवाई। आरएसएस के विचारक गुरुमूर्ति ने बनाई नितिन गडकरी से दूरी, क्लीन चिट देने से किया इनकार। महाराष्ट्र में गन्ना किसान का आंदोलन हुआ तेज, कोल्हापुर गारगोटी रोड पर किसानों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और दिल्ली ट्रेड फेयर का हुआ आगाज, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन। 18 नवंबर से आम लोगों के लिए खुलेगा ट्रेड फेयर। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। 3 साल पहले जब नितिन गडकरी की बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई थी, तब केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी को यह उम्मीद रही होगी कि गडकरी उसे सारी मुसीबतों से भले निजात न दिला पाए, लेकिन उसकी मारक क्षमता को इतना जरूर बढ़ा देंगे कि वो दिल्ली की सत्ता के दावेदार बन जाए। लेकिन पार्टी की ऐसी उम्मीदें भी अब पारदर्शी होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो केंद्र की मनमोहन सरकार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उस पर आए दिन घपले और घोटालों के तमाम आरोप लग रहे हैं। महंगाई की वजह से आम जनता में उसकी नकारात्मक छवि बन रही है। बावजूद इसके सरकार पर हमला होने के बीजेपी को अपनी सारी ताकत अपने सेना नायक के बचाव में ही झोंकनी पड़ रही है। और अब तो संघ और बीजेपी में आपस में तनातनी भी दिखाई देने लगी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गडकरी विवाद को बीजेपी जितना शांत करने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही उभरता नजर आ रहा है। आए दिन इस धारावाहिक विवाद में नए संस्करण जुड़ रहे हैं और इस बीच जी से गडकरी की नई मुश्किल साबित हो रहे हैं जी से ही गुरुमूर्ति। नितिन गडकरी को लेकर संघ और बीजेपी के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एमजी वैद्य के बयान से अभी बीजेपी किसी तरह संभली ही थी कि अब आरएसएस की ही गुरुमूर्ति पार्टी के लिए सरदर्द साबित हो रहे थे। गडकरी की कंपनी के खातों की जांच कर रहे गुरुमूर्ति ने उनका बचाव तो किया, लेकिन साथ ही ये कहकर उन्होंने बीजेपी की परेशानियां बढ़ा दी कि पार्टी अध्यक्ष को बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। इसके फौरन बाद ही बीजेपी गडकरी के समर्थन में उतर आई। श्री गुरुमूर्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वित्तीय विश्लेषक हैं। जब उन्होंने पूरे मामले की विस्तार से जांच की तो स्पष्ट आया कि पूर्ति कंपनी में इन्वेस्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का सवाल है, वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है और विदर्भ क्षेत्र में महाराष्ट्र के, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, वहां पर किसानों के विकास के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाए। अब तक सियासी तौर पर गडकरी का बचाव करते आ रहे संघ ने अब उन्हें क्लीन चिट दिलवाने की तैयारी भी कर ली है। संघ से जुड़े इस गुरुमूर्ति ने गडकरी पर लगे आरोपों के जवाब में कुछ और सबूत पेश किए। गुरुमूर्ति ने दावा किया कि मनीष मेहता के परिवार का नितिन गडकरी से पुराना नाता रहा है, लेकिन उनसे उनका व्यापारिक संबंध नहीं है। गडकरी पर लगे आरोपों को एक बार फिर बेबुनियाद और गलत बताते हुए गुरुमूर्ति ने ये भी सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद किसी को क्लीन चिट देना नहीं, बल्कि सच्चाई सामने रखना है। हालांकि कांग्रेस ने इस सफाई को खारिज करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। पार्टी चुप क्यों है? उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देश के सामने जिस तरह से उन्होंने
गुरुमूर्ति जी के कहने से क्लीन चिट दे दी थी। अब गुरुमूर्ति जी ने मना कर दिया है तो उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गडकरी जी को लेके क्या स्थिति है? आपको लगता है कि अब गडकरी जी को लेके बीजेपी की क्या स्थिति है, खासतौर पे ऐसे उन परिस्थितियों में जब गुरुमूर्ति जी के कहने पे क्लीन चिट दिया, अब उनको साफ करना चाहिए कि आज की तारीख में गडकरी जी को लेकर क्या स्थिति? भाजपा की स्थिति तो साफ छछूंदर जैसी हो चुकी है, इसलिए अब उन्हीं से पूछिए। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मजाक है या कोई एक आडंबर से ग्रहित चरम सीमा का कोई नाटक है, लेकिन अभियुक्त अपने आप जज निर्णायक व्यक्ति को चुनता है। वो व्यक्ति अपने आप अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस चुनता है और फिर अभियुक्त के अनुसार जो निर्णय चाहिए वो निर्णय देता है। तो आप अपने आप निश्चित कर लें कि क्या देश, आवाम और देश और आवाम क्या बीजेपी खुद ही इसको किसी रूप से एक क्रेडिबल या सशक्त तौर तरीका समझती है, और अगर समझती है तो मैं समझता हूँ वो अपने स्वप्न लोक में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष को कौन क्लीन चिट देता है, कौन चिट नहीं देता है, वो पता नहीं होता है। आखिर में सब पापर चीटी बन गया है, चिट बन गया है, क्योंकि इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड जो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि इसका चाल चलन, चिंतन, चरित्र, चेहरा सब उजागर हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो यही हो रहा है और एक लंबे अरसे से हो रहा है। पूरा देश इसको देख रहा है। कभी इल्जाम लगता है, कभी सफाई दी जाती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। देश के लोगों ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है कि पॉजिटिव अपोजिशन रोल अदा करें, अपोजिशन पार्टी का रोल, वो नहीं कर पा रहे। गडकरी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी किसी तरह उन पर लगे एक आरोप को दबाने की कोशिश करती है तो गडकरी के दामन पर दूसरा आरोप उछल पड़ता है। इस विवाद ने न केवल भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर रक्षात्मक हो चुकी सरकार को हमलावर होने का मौका दे दिया है, बल्कि आरएसएस के साथ उसके रिश्तों में भी पेंच पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो अब ये सवाल नहीं है कि क्या होगा नितिन गडकरी का। 2 दिनों पहले तक हम चर्चा कर रहे थे क्या होगा गडकरी का, क्या गडकरी जाएंगे, गडकरी रहेंगे, वगैरह वगैरह तमाम बातें हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे। अब सवाल इसका नहीं है कि नितिन गडकरी जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से उनका जाना लगभग तय है, इसलिए कि अब संघ ने भी नितिन गडकरी से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अभी कुछ दिनों पहले जिस गुरुमूर्ति जो आइडियोलॉग माने जाते हैं संघ के, वो जिस गुरुमूर्ति ने उन्हें क्लीन चिट दिया, अब उन्होंने क्लीन चिट देने से मना किया कि ये क्लीन चिट नहीं है। उन्होंने सिर्फ उनके कारोबारी जो रिश्ते हैं दूसरे लोगों से, उस पर अपनी टिप्पणी की थी। हम इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर नितिन गडकरी का ये जो एपिसोड है, जो धारावाहिक चलने वाला एपिसोड है, हर रोज जो इसमें नए खुलासे हो रहे हैं, नितिन गडकरी को क्या करना चाहिए। क्या नितिन गडकरी स्वयं इस्तीफा देकर पार्टी की मुश्किलों को कम कर देंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं मनोहर मनोज साहब, सीनियर पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी चीज़ों पर इनकी नज़र बनी रहती है। हमारे सहयोगी विपिन धूलिया साहब हैं, स्टूडियो से बने हुए हैं, और हमारे सहयोगी जो रहमतुल्लाह साहब हैं न्यूज़ रूम से। सबसे पहले चलेंगे रहमतुल्लाह साहब के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है माजरा। रहमतुल्लाह, ये क्या है माजरा? एक दिन एस गुरुमूर्ति कहते हैं क्लीन चिट, दूसरे दिन कहते हैं क्लीन चिट नहीं और नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। क्या है माजरा? उदय जी, जैसा कि आपने बताया, ये मुझे लगता है कि जो नितिन गडकरी जी को दूसरा टर्म दिए जाने की जो कवायद थी, जिसका सीनियर या धुरंधर जो बीजेपी के नेता हैं, मुझे लगता है कि वो इसका अपोज कर रहे हैं, कहीं वो दिल से नहीं चाह रहे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी फाइनेंस को लेकर के ये फाइनेंशियल मैनेजर हैं एक तरह से पार्टी के, इसलिए इनकी अहमियत, इनका जो इंपॉर्टेंस था पार्टी में, ये अनएवॉइडेबल था। लेकिन जो दूसरा टर्म इनको दिए जाने की बात चल रही थी, इसको जो बीजेपी के सीनियर नेता है वो पचा नहीं पा रहे थे। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनकी ये कंस्पिरेसी है नितिन गडकरी के खिलाफ। और ये सारी चीजें जो नितिन गडकरी भी बोल चुके हैं कि वो पार्टी के अंदर के ही जो सीनियर नेता हैं वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि ये पेपर में चीजें आ रही हैं या जो विपक्ष उन पर हमला कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि ये सारी जो प्लानिंग है, ये सारी जो कवायद है, ये सब नितिन गडकरी को दूसरा टर्म न दिए जाने को लेकर के है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के सीनियर नेता इन्वॉल्व हैं। जिन उदय जी, तो कहने का मतलब ये कि एक समय के भारतीय जनता पार्टी और संघ के दुलारे नितिन गडकरी साहब अब अछूत जैसे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में भी और संघ ने भी। शायद इसी वजह से न कोई अब बचाने आ रहा है और उन पे लगातार वार हो रहे हैं। हम आएंगे बिपिन धूलिया साहब के पास। बिपिन धूलिया साहब, कांग्रेस का कहना है कि नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति कर रही है, अभी हम लोगों ने ये बयान सुना कांग्रेस के लोगों का, और जो साफ साफ उनका यही कहना है कि जो नकारात्मक राजनीति हो रही है वो नकारात्मक राजनीति को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की पहल होनी चाहिए। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपना बिल्कुल प्रत्यंचा एकदम ताना हुआ है और वो नितिन गडकरी पर लगातार हमला कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि ये बात तय है कि पार्टी की जितनी क्षमता, जितनी ऊर्जा नितिन गडकरी को बचाने में लग रही है वो पार्टी के दूसरे कामों में लगनी चाहिए थी, क्या नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि नितिन गडकरी वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी पार्टी 0% टॉलरेंस को लेकर चलेगी, और वही नितिन गडकरी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी को बचाने के लिए जिस तरह से गुरुमूर्ति का इस्तेमाल किया गया था, और उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें रिपोर्ट में उन्होंने दिया था कि जिस तरह से कि हम इनकम टैक्स में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं वो हमारी एक रिपोर्ट दे देता है कि जो इनकम टैक्स है हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज लैंड रिफॉर्म्स को लेकर देखिए कि 25 बीघा जमीन से ज्यादा आपने 25 एकड़ जमीन से ज्यादा आप नहीं रख सकते, लेकिन कागजों में तमाम नौकरों के नाम पे, इस नाम पर लोग 100 एकड़ 200 एकड़ की जमीन उनके पास होती है। तो इस तरह से उन्होंने कागजों को, जो उन्होंने देखा पूर्ति कंपनी के, उन कागजों पर उन्होंने अपने कमेंट किया कि ये कागज बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई ड्राइवर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो हो सकता है, आपका नौकर हो सकता है, कानूनी तौर पर ये कहीं गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि नितिन गडकरी एक पार्टी के, एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष थे और नैतिकता के हिसाब से कई सवाल उनके ऊपर उठ रहे थे। तो जब गुरुमूर्ति से के पास सवाल उठा कि उन्होंने नितिन गडकरी को क्यों इस तरह की बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो दायरा था, उस दायरे में उन्होंने नितिन गडकरी के कागजों को सही ठहराया था। नितिन गडकरी को उन्होंने उनकी नैतिकता के आधार पर उनको अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये तक कही कि वो नितिन गडकरी को ठीक से जानते तक नहीं है। तो गुरुमूर्ति ने एकदम पल्ला झाड़ लिया है। गुरुमूर्ति ने कहा कि उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम किया, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि पार्टी का जो कोर ग्रुप था उसने एक नितिन गडकरी को, अपने अध्यक्ष को बचाने के लिए उसे एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी जिसके कहा जाता है कि आरएसएस में बहुत गहरे संबंध उनके रहे हैं, और अपने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो जो है खुद ही वो जो है एक इस तरह का उन्होंने एक बयान दिलवाया कि वो जो है नितिन गडकरी को पाक साहब जाहिर करें। तो जाहिर है कि ये पार्टी खुद में अब फंस चुकी है, नितिन गडकरी फंस चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी अब बहुत ज्यादा कंटिन्यू कर पाएंगे। दिवाली के बाद की बात थी कि जब प्रोसेस शुरू होगा तो ये मैसेज चला जाएगा कि नितिन गडकरी अब रेस में नहीं है। नए अध्यक्ष जब 20 दिसंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा तो नितिन गडकरी शायद उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि एक चीज बहुत स्पष्ट है उदय जी की 19 तारीख को यह फैसला नहीं होगा कि 20 तारीख को क्या होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कौन अध्यक्ष होगा। उसकी प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया पहले से शुरू हो जाती है। तो ये प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें जरूर है कि नितिन गडकरी शायद वो न हो, और पार्टी जिस तरह से उनके पक्ष में खड़ी हो रही है कि वो जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिस तरह पार्टी कह रही है, जबकि नितिन गडकरी खुद कहा करते थे, लगातार कहा करते थे कि वो एक व्यापारी हैं। अब इससे भी पार्टी को परहेज है ये कहने में कि नितिन गडकरी एक व्यापारी है। व्यापार करना कोई क्राइम नहीं है इस देश में, और एक व्यापारी अध्यक्ष हो सकता है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस पार्टी की सरकार है और उनको लगता है कि नितिन गडकरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो सरकार क्यों नहीं जांच करती, वो सरकार कानून का सहारा क्यों नहीं लेती। एक अपोजिशन का एक भ्रष्ट नेता अगर अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ है तो कानून के शिकंजे में क्यों नहीं उसको डालती। ये कांग्रेस के सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस सिर्फ जो है आरोप की जगह प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि उसके पास पूरी मशीनरी है, वो सरकार में बैठी हुई है, वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके बावजूद जो है इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस का, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने दामन के जो दाग है उनको बचाने की ही कोशिश कर रही है। लेकिन जरूर भारतीय जनता पार्टी इस समय संकट में, और नितिन गडकरी मुझे नहीं लगता कि अगला टर्म उनको मिल पाएगा। जब ये विवाद बढ़ा बिपिन जी, तो नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा गुरुमूर्ति ने
इसके पहले कि हम चले मनोहर मनोज जी के पास, ये जरा सा पत्र पढ़ के देखते हैं कि पत्र में क्या लिखा है। उन्होंने ट्वीट मीडिया की सुर्खियां जब ये बनने लगी तो नितिन गडकरी को एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी थी। इसमें गुरुमूर्ति लिखते हैं, प्रिय नितिन गडकरी जी, मैं औपचारिक रूप से रिकॉर्ड के लिए ये चिट्ठी लिख रहा हूं। जो विचार मैंने बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 6 नवंबर 2012 को रखे थे, मैंने पूर्ति की दस्तावेज की जांच के बाद कोर कमेटी की बैठक में साफ साफ कहा था कि आपने नैतिक या कानूनी रूप से कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूर्ति के दस्तावेज देखे और इसके बाद अपनी राय रखी, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी रंग दे रहे हैं। आप कोर कमेटी के बाकी सदस्यों का ध्यान भी इस ओर दिला सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जांच के बाद मैंने जो कॉलम लिखे उसमें भी यह लिखा था कि आपने नैतिक या कानूनी रूप से कोई गलत काम नहीं किया है। ये नितिन गडकरी साहब को उन्होंने पत्र लिखा एस गुरुमूर्ति ने। दरअसल इसमें प्रॉब्लम यह भी हो गया था कि जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, मद्रास से एक अखबार निकलता है, उसमें एस गुरुमूर्ति ने एक लेख लिखा था। वो उनका कॉलम जाता है, उस कॉलम में उन्होंने तमाम ये बातें लिखी थी कि नितिन गडकरी क्यों गलत नहीं है और पूर्ति ग्रुप से उनका क्या रिश्ता है वगैरह वगैरह, इन तमाम तरीके की चीजें थी। अब उसमें एक नया नाम आया है मनीष मेहता का, और ये माना जा रहा है कि मनीष मेहता साहब ये वो शख्स हैं नागपुर के जिनका निवेश है उन 14 कंपनियों में जो विवादास्पद है। अब सवाल ये उठता है, जिसको लेकर हम जाएंगे अपने जो गेस्ट पैनल हैं मनोहर मनोज जी के साथ। मनोहर मनोज जी, जो अब इसमें जो सवाल उठता है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि पूर्ति ग्रुप में किसका इन्वेस्टमेंट है और किसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर पूर्ति ग्रुप में उसकी आधारशिला ही अगर गलत रखी गई हो तो नितिन गडकरी को इसके लिए कितना दोष दिया जा सकता था, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को बचाने के लिए क्या पार्टी द्वारा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है? देखिए, जैसा कि पहले मैंने भी इसी विषय पर कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आमतौर पे भारत में राजनीतिक दलों में जो अध्यक्ष का पद होता है या जो भी की पोस्ट होता है उसमें बिजनेस बैकग्राउंड के लोग नहीं होते हैं, क्योंकि उससे एक नकारात्मक राजनीतिक छवि बनती है। आरएसएस ने दबाव डाल करके और नितिन गडकरी को प्रोजेक्ट किया, तब तक लोग ये जानते थे कि वो महाराष्ट्र के क्षेत्रीय नेता थे और महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन राष्ट्रीय नेता बनने के बाद उनका एक व्यावसायिक व्यक्तित्व भी लोगों की जानकारी में आया। उनके बेटे की शादी की पार्टी में बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग आए, संचेती का मामला आया, और जो वो 3 साल से जो बीजेपी के सेकंड जनरेशन की लीडरशिप को लेते हुए जो बीजेपी को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे थे नितिन गडकरी, अचानक उनके सेकंड टर्म में ये सारा सवाल उभर कर सामने आया है। अगर आप पहले सवाल को आप जो आर्थिक जो उनकी कंपनी में जो निवेश है उसको आप तकनीकी तौर पे लेते हैं तो निश्चित रूप से जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, जिस तरीके के नाम का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से लोन लिया गया और फिर उसी को निवेश में दिखाया गया, फिर उसको जो है रिटर्न भरा गया, नितिन गडकरी उससे फिर बिल्कुल अपने आप को चेयरमैन से अलग भी कर देते हैं, तो संदेह के घेरे में तो ये पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन तो लगता ही लगता है। चाहे इसके पहले वो जमीन जो सिंचाई मंत्री ने जो उन्हें जमीन आवंटित कर दिया था, जो परियोजना की अतिरिक्त जमीन थी, तो कुल मिला करके सवालों के घेरे में नितिन गडकरी हैं। लेकिन चूंकि नितिन गडकरी आरएसएस की बहुत बड़ी पसंद है और सारा जो है माहौल जो है उनके खिलाफ एक तरह से पार्टी में वो दिख रहा है, तो आरएसएस कई स्तर पे उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 चरणों में जब ये पहले ही तय हो गया कि वो दूसरा कार्यकाल ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर गुरुमूर्ति का एपिसोड लाने का मतलब ये है कि आरएसएस को लगता है कि नितिन गडकरी के अभाव में बीजेपी पर उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी बात मैं इस प्रकरण पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देश के इस प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अभी घोर अंतर्विरोधों का शिकार जो है वो हो चुकी है, और कुल मिला करके परत दर परत जो अंतर विरोधों की ही कहानी खुल रही है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वर्सेस नितिन गडकरी का जो ये पूरा मामला आया है और इन दोनों के बीच नेतृत्व की रस्साकशी का मामला जो उभर कर सामने आया है, उसमें बड़ी सच्चाई लगती है। नितिन गडकरी का सारा व्यावसायिक व्यक्तित्व सब लोगों को मालूम था, लेकिन जब सेकंड टर्म जब लेने की बात आई है तभी ये सारी परतें खुल रही हैं। और नरेंद्र मोदी जो कि कहा जा रहा है कि भाजपा के वो पीएम इन वेटिंग है,
और नितिन गडकरी वो भाजपा की पार्टी की पूरी कमान जो है सेकंड टर्म में लेने को पूरे तरह से तैयार हो गए थे। और नितिन गडकरी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के प्रति एक रिजर्वेशन रखते हैं। आपको रोकना चाहूंगा मनोहर मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब दूसरा टर्म उनको देने की बात आई तभी ये तमाम मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास समय की तंगी है, एक तरफ नितिन गडकरी पर भाजपा सांसद में है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की सांसद भी बचने वाली है। सरकार की सांसद आएगी 22 नवंबर के बाद, जब संसद का सत्र शुरू होगा, और उसमें कुछ विपक्षी पार्टियों ने उनमें नोटिस दे दिया है कि एफडीआई पर हम चर्चा चाहते हैं। अब चर्चा कैसे होगी? चर्चा क्या नियम 184 के अंतर्गत होगी, जिसके बाद सरकार गिर सकती है, वोटिंग हो सकती है, वोटिंग में हारने पर ये तमाम चीजें हो सकती हैं, या सरकार सिर्फ इस पे चर्चा करा के टाल देना चाहेगी? एफडीआई पर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में वाम दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ करुणानिधि ने भी उस मुद्दे पर सरकार से सख्ती के संकेत दिए हैं, जबकि बीजेपी भी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। तारीख 22 नवंबर, दिन गुरुवार, और मौका होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जी, संसद के शीतकालीन सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। एफडीआई और महंगाई पर पहले ही चौतरफा गिरी सरकार को अब विपक्षी दल संसद में भी घेरने की तैयारी में हैं। ममता और मुलायम एफडीआई पर सरकार का पहले ही विरोध जता चुके हैं और अब वाम दलों ने भी इस सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान करके उसकी परेशानी पर बल पैदा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी भी नए सिरे से अपनी रणनीति को मांझना शुरू कर दिया है। बीजेपी आने वाले संसद के सत्र में एफडीआई रिटेल का पूरा विरोध करेगी। ये देश के हित में नहीं है और इस बारे में क्या रणनीति होगी इसकी चर्चा हम एनडीए के अंदर करेंगे। लेकिन जो सदन के अंदर नवंबर 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने लोकसभा में और श्री आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री ने राज्यसभा में आश्वासन दिया था, उसका उल्लंघन करके बिना चर्चा करके एफडीआई लाया गया, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। वाम दलों ने केंद्र सरकार के मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत देने के फैसले पर संसद में वोटिंग के लिए नियम 184 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दे दिया। अगर लोकसभा की स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन नोटिस की इजाजत दे देते हैं तो 22 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में एफडीआई पर बहस के बाद वोटिंग होगी। सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सरकार का साथ छोड़ चुकी हैं और मुलायम सिंह यादव भी आए दिन इस पर अपना रुख बदलते रहते हैं। इन सबके बीच करुणानिधि ने ये कहकर सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है कि वो शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद सरकार के समर्थन पर पुनर्विचार करेगी। एफडीआई के मुद्दे पर सरकार लगातार मुसीबत में है। कुछ साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया है तो कुछ उसे आए दिन छोड़ने की गिदड़ भभकी दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल उसे घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठे हैं। ऐसे में 22 नवंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र में सरकार की असली अग्नि परीक्षा होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि संसद सरकार के एफडीआई के फैसले पर मुहर लगाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। हम मनोहर मनोज जी के पास आएंगे। वहीं से हमने पिछले कार्यक्रम को समाप्त किया था, वहीं से नितिन गडकरी को समाप्त किया था, फिर उन्हीं से हम इसका आरंभ करेंगे इस संस्करण के। मनोहर मनोज जी, आपको क्या लगता है कि ये जो लेफ्ट पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी और करुणानिधि की पार्टी और ममता बनर्जी, ये क्या सरकार को घेरने के लिए जब भी ये आएगा, चाहे जिस भी नियम के तहत आए, क्या ये सारी पार्टियां एक हो जाएंगी या इसमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पार्टी
चुनाव नहीं चाहेंगी, सरकार को गिराना नहीं चाहेंगी, इसलिए सिर्फ चर्चा करने के लिए चर्चा करेंगी। संक्षेप में इसलिए कि समय मेरे हिसाब से आपने जो दूसरा जो विकल्प बताया, उन्हीं विकल्पों पर आगे का राजनीतिक घटनाक्रम होने की उम्मीद मुझे लग रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट बड़ा ही स्ट्रांग और बड़ा ही स्ट्रेटेजाइज करके वो करते हैं। आपने पहले भी न्यूक्लियर डील पर देखा होगा कि पार्टी स्पष्ट रूप से अल्पमत में थी, लेकिन कैश फॉर वोट स्कैम के जरिए उन्होंने फ्लोर को मैनेज किया और वो स्कैम भी उसी के साथ दब गया। आज की स्थिति में एफडीआई पर ठीक बात है कि बड़ा ही राजनीतिक रोष है और करीब करीब जो है सारा विपक्ष और यूपीए के भी 3-4 जो एलाइज हैं वो इसके बिल्कुल विरोध में हैं, क्योंकि वो राजनीतिक नफा नुकसान का बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर चुके हैं। 184 नियम के मुताबिक अगर इस पर वोटिंग होती है तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी और डीएमके ये लोग भले विरोध कर रहे हो, मायावती ने तो खैर विरोध नहीं किया है पब्लिकली, लेकिन ये दोनों संसद में ये बजाबता इसके खिलाफ बहस करेंगे, या तो वो वोटिंग से अब्सटेन करेंगे या फिर जो है वो सरकार का बचाव करेंगे, और ये सरकार बचेगी क्योंकि वो लोग भी अभी चुनाव जाने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाजुलाकर की स्थिति ये है कि ये सरकार जो है एफडीआई के मसले पर वो फ्लोर अपना मैनेज कर लेगी। हो सकता है कि उसमें गतिरोध आए, चूंकि 10 राज्य सरकारें जो है इसके लिए अपनी जो है वो नोटिंग दे चुकी हैं कि वो एफडीआई के हक में हैं, तो और एलाउज जो पॉलिटिकल जो इनके एलाइज हैं उसमें मुझे लगता है डीएमके का भी 50-50 मामला है, और मायावती को ऑलरेडी इन्होंने जो है डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपने पक्ष में किया हुआ है, और मुलायम सिंह यादव तो वो ऊंट है जो किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो राजनीतिक सूझबूझ है उसके मुताबिक ये सरकार जो है फ्लोर मैनेज कर लेगी। बल्कि डीएमके के जो अध्यक्ष हैं करुणानिधि महोदय एक बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, और उन्होंने एक बयान दिया है। बयान में ये कहा है कि जब स्क्रिप्ट में सस्पेंस में रहे अगर तो फिल्म ज्यादा हिट होती है। इसका मतलब यह है कि वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जब वो समय आएगा तब वो बोलेंगे। और जैसा मुझे लग रहा है जो आपने कहा वही बात है। ममता बनर्जी तो स्ट्रांग एक स्टैंड उन्होंने लिया है, लेफ्ट भी स्ट्रांग स्टैंड ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा, मैं लौटूंगा विपिन धूलिया जी के पास। जी, भारतीय जनता पार्टी जो है अगर कोई मोशन आता है तो सबसे पहले तो कोशिश ये होगी, जो कि लेफ्ट पार्टीज की कोशिश होगी कि जो प्रस्ताव लाए उसको 184 के तहत उस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार लगातार चाहेगी कि लोकसभा में 193 के तहत इस पर चर्चा कराई जाए। इसमें चर्चा होती है और वोटिंग नहीं होगी तो 184 पहले तो इस पर पूरा टकराव होगा सरकार का और विपक्ष का। लेकिन अगर 184 के तहत कोई आता है ये प्रस्ताव और इस पर उसके बाद वोटिंग करना जरूरी हो जाता है, तो इस में साफ साफ बात है कि जिस तरह से न्यूक्लियर डील में एक साथ वोट किया था भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज ने, वो इस वक्त भी करेंगे। इनको तृणमूल कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 पार्टियां बड़ी अहम हैं। उसमें है एक मायावती की पार्टी बीएसपी, मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी और डीएमके। इन तीनों पार्टियों के मैं कह दूं कि मायावती की जो पार्टी है, मायावती ने हाल में बयान दिया है कि वो दूसरे राज्यों में ये देखेंगे कि एफडीआई जो है कितना सक्सेसफुल है, कितना सफल है, और उसके बाद वो अपना नजरिया बनाएंगी। इसका मतलब कि वो जो है सरकार को समर्थन दे सकती है। अब रहा मुलायम सिंह यादव की बात, तो मुलायम सिंह यादव ने अक्सर जो है मुलायम सिंह यादव कब क्या स्टैंड लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी को लास्ट मोमेंट में डिच कर दिया था, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से उन्होंने रोक दिया था लास्ट मोमेंट में, और इसी तरह से न्यूक्लियर डील में वो लगातार वामपंथी पार्टियों के साथ पहले रहे, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो वो ठीक उलट उन्होंने वोट कर दिया। तो मुलायम सिंह यादव बिल्कुल रिलायबल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो राजनीतिक जो सच्चाई है उसमें मुलायम सिंह यादव जो है कांग्रेस को जो है सरकार को नहीं गिराएंगे, और वो कोई ना कोई रास्ता जरूर। तो मुलायम सिंह कांग्रेस की सरकार को नहीं गिराएंगे, और ऐसा लगता है कि मायावती भी कांग्रेस की सरकार को गिराने के बहुत पक्ष में नहीं है। और जी जानती है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो वहां वो एआईडीएमके को उसको हराना बहुत मुश्किल होगा, और उसको एआईडीएमके से कभी भी लोहा लेने के लिए तमिलनाडु में कांग्रेस के को सहयोग लेने की जरूरत पड़ेगी। तो उसका भी राजनीतिक जो बाध्यता है वो ये है कि सरकार चलती रहे। तो कुल मिलाकर जो समय की तंगी है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, और आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ाया, और मनोहर मनोज जी आपका भी बहुत बहुत
धन्यवाद। हम चलते रहमतुल्लाह के पास में भी उनसे कमेंट लेने के लिए, लेकिन संभवतः उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। इस वजह से हम ऑडियो का प्रॉब्लम है, इसलिए हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। रहमतुल्लाह जी की तस्वीर तो दिखाई दे रही है, लेकिन ऑडियो का प्रॉब्लम है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और हमारे सारे अतिथियों को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की दूसरी खबरें जानने के लिए बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। धन्यवाद। जिंदगी है तो उलझने हैं